नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दो स्टॉक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, मतलब दोनों की डिमांड काफ़ी है। ठीक है, पहला स्टॉक हमारा होने वाला है टाटा टेक्नोलॉजी। मतलब बहुत टाइम से एक ही रेंज में फंसा हुआ है। हम टेक्निकल बेस पे समझेंगे स्टॉक को कि भाई आने वाले समय में मतलब कहाँ तक जा सकता है, इसके जो टारगेट वगैरह क्या निकल के आते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जो सेकंड स्टॉक है वो काफ़ी मतलब डिमांडिंग है, मतलब बोल सकते हो कि भाई 365 दिन डिमांडिंग स्टॉक है। उसके ऊपर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, वापस करूँगा। ठीक है, और अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से अच्छा खासे डिस्काउंट पे चल रहा है और उनका जो बिजनेस है ना सेकंड स्टॉक का, मतलब कभी स्टॉप नहीं होने वाला है। ठीक है, पहला देख लेते हैं टाटा टेक्नोलॉजी। यहाँ पे नेट प्रॉफिट के बेस पे बात करेंगे कि भाई कंपनी का आगे आउटलुक क्या निकल के आता है। यहाँ पे देखो लिखा है कि टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज़ द ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी ऑफरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजिटल सर्विसिंग। तो इंजीनियरिंग सर्विस वगैरह प्रोवाइड कराते। ज़्यादातर जो टाटा की कार वगैरह रहती है ये भी इन्होंने डिज़ाइन वगैरह किया। ठीक है, डिजिटल सोल्यूशन वगैरह बहुत लोगों को भी प्रोवाइड कराते और ग्लोबली भी इनकी प्रेजेंस है। ठीक है, अब बाद में अगर यहाँ पे मार्केट कैप की बात करूँ तो इनका मार्केट कैप अराउंड अभी 40,000 करोड़ चल रहा है। अब बहुत लोगों का सवाल है कि आखिर ये चल क्यों नहीं रहा। ठीक है, आखिर इसमें हो क्या गया। पहले मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ देखने जाऊँ, ये देखो जब इसका IPO आया था टाटा टेक्नोलॉजी का, टाटा टेक्नोलॉजी किधर गया IPO प्राइस। ठीक है, IPO प्राइस इसका एक किधर IPO प्राइस बैंड IPO प्राइस ब्रांड इसका रखा गया था 500 रुपये। ठीक है, अब कंपनी ने इसकी फेयर वैल्यू तय की थी 500 रुपये। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना, कंपनी ने इसकी जो फेयर वैल्यू थी वो तय की थी 500 रुपया। पर हाइप में GMP बोलो या बहुत लोग, मतलब बहुत हाइप बन चुका था टाटा टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब उसके वजह से स्टॉक चला गया 1400 का कुछ हाई लगाया था मेरे ख्याल से। कहाँ गया ऑल टाइम हाई 1400 रुपये का हाई लगाया। तो अब मेरे को एक बात बताओ, जिसकी वैल्यू खुद कंपनी ने 500 रुपया सेट की हो और वो एक हाइप में 1400 रुपया चला जाए तो क्या वो आने वाले टाइम में और चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब जिसकी फेयर वैल्यू खुद कंपनी 500 रुपया तय कर रहा है और फिर उसके बाद आप उसको 1400 में ले लोगे, 1100 में ले लोगे, मतलब कंपनी तो पागल नहीं ना। ठीक है, कंपनी ने उसकी 500 रुपये फेयर वैल्यू भाई रखा कि 500 रुपये इसका प्राइस ब्रांड है, ये वैल्यूएशन पे हम आ रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली उन लोग ज़्यादा ही रखते हैं, पर मैं 500 रुपये भी फेयर वैल्यू पकड़ता हूँ कंपनी की। तो कंपनी की वैसे देखा जाए तो वो भी ज़्यादा ही रखते हैं। ठीक है, और उसको लेके चले गए 1400 तक, तो क्या वो सस्टेन करेगा? नहीं करेगा। क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। अगर लोगों ने होल्ड करके रखा है टाटा के नाम पे, ठीक है, इसके वजह से इतना टूटा नहीं है, समझे। अब बजाज फाइनेंस कंपनी उसकी प्राइस बैंड फिक्स कर रहा है 70 रुपीज़, पर उसको हाइप में चला रहे 180 तक। तो क्या आगे चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, कब चलेगा? जब मान लो कि अभी जैसे एग्जांपल के लिए बजाज फाइनेंस 140 है, तो 140 के लायक जितना वो नेट प्रॉफिट जब जनरेट करेगा तब चलेगा। ठीक है, मतलब आने वाले 2-3 साल बाद चलेगा। और सेम यही टाटा टेक्नोलॉजी के साथ हुआ। और एक आपको पता है स्टॉक था, क्या नाम था? पारस डिफेंस। ये कुछ ना 600 रुपया पे कुछ लिस्ट हुआ था, मुझको याद नहीं। ठीक है, ये कुछ डिफेंस की स्टॉक था। इसको ना हाइप में देखो 1600 लेके गए और वो अभी तक पारस डिफेंस एक ही रेंज में घूम रहा है। ये मतलब शायद बहुत पहले IPO लिस्ट हुआ था, मतलब देखो तब से वो एक ही रेंज में घूम रहा है। तो यही होता है वैल्यूएशन का खेल। यहाँ पे पारस डिफेंस IPO अगर देखे, IPO डेट क्या निकल के आ रहा है? 2021। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 3 साल तक भाई एक ही रेंज में घूम रहा। आप बताओ भाई। तो यही होता है वैल्यूएशन का खेल। पर ये टाटा टेक्नोलॉजी, टेंशन मत लो, ये इतना दिन नहीं घूमेगा। अगर यहाँ पे हम टाटा टेक्नोलॉजी पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो कंपनी ने ROC 28 मेंटेन करके रखा है, काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आते सेल्स ग्रोथ 29% का है, काफ़ी अच्छा है। बाद में किधर गया इसका सेल्स ग्रोथ? लास्ट 5 ईयर का 11% है, जो कि थोड़ा बुरा बोल सकते हो। लास्ट 2023 से मैं बात करूँ तो थोड़ा इनको सेल्स में, रेवेन्यू में दिक्कत हो रही है, क्योंकि देखो इनका लास्ट बोलूँ तो भाई मार्च 2023 से इनका सेल्स घटते ही जा रहा है। 1400 करोड़ के सेल्स और रेवेन्यू पे बैठे थे और आज जो कि ये सेल्स 1300 के आसपास ही है, मतलब इनकी सेल्स 1-1.5-2 साल से नहीं बढ़ रही है।
और सेल्स ना बढ़ने के वजह से, नेट प्रॉफिट ना बढ़ने के वजह से जो स्टॉक का प्राइस 1400, 1100, 1200 चला गया था, वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था इस प्राइस को, ठीक है, मतलब मैच नहीं हो पा रहा था। वही बोलता हूँ ना कि स्टॉक का प्राइस यहाँ चल जाता है, सेल्स नेट प्रॉफिट यहीं रह जाता है, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस रुका रहता है बहुत समय से, और जब सेल्स और रेवेन्यू नेट प्रॉफिट इसके लेवल में आते तो ये चलना चालू होता है। तो सब सेम सिनेरियो यही होती है ओवर जब चल जाते। एक हाँ हमारे मनोज भाई नाम है, मुझे याद नहीं पता, उन्होंने RVNL के बारे में पूछा था, और कोई एक और स्टॉक शायद था, मुझको याद नहीं आ रहा, हाँ रेलटेल, वो भी मैं बता देता हूँ ऊपर से ही कि RVNL भी काफ़ी चल चुका है। तो कैसा ये इतना चल चुका है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे है, तो ये जस्टिफाई नहीं होता है, जिसकी वजह से RVNL नहीं चल रहा, ठीक है। और दूसरा रेलटेल पूछा था उन्होंने, रेलटेल काफ़ी अच्छा है, जो कवच है उस पर बहुत फोकस है रेलटेल का, तो रेलटेल को अपने वॉच लिस्ट में रखो, मतलब वॉच लिस्ट में रख सकते हो। बाकी रेलटेल अगर नीचे के लेवल्स पे तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि रेलवे में उनका एक अहम भूमिका है और एक नवरत्न PSU कंपनी है। तो रेलटेल और RVNL में बहुत फ़र्क है। भले RVNL का ऑर्डर बुक बहुत रहेगा, पर रेलटेल का जो काम है ना, बहुत स्मार्ट काम है, ठीक है, तो वो स्टॉक काफ़ी अच्छा लगता है। नीचे के लेवल से तो अच्छा है, पर नेक्स्ट ट्राई करूँगा रेलटेल को मैं एक सपोर्ट वगैरह पे कवर करूँ, उसका सपोर्ट क्या निकल के आता है। बाकी यही था आपका रेलटेल और RVNL, ठीक है। यही होता है, जब ज़्यादा चल जाता है स्टॉक तो फिर एक ही रेंज में घूमता है, अब फंस जाता है, आपकी कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप होल्ड ही रखो। और हाँ, आने वाले टाइम इलेक्शन है, जैसे कि शायद झारखंड का है और महाराष्ट्र का है, तो उसको भी बहुत ध्यान दो, ठीक है, उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। सरकारी जो PSU कंपनी रहेगी उन इलेक्शन से भी फ़र्क पड़ेगा, तो ये सारे ट्रैक करो। बाद में मैं कवर करूँगा, टाइम मिलेगा तो। बाद में यहाँ पे देखो, मैं आपको ईयरली टाटा टेक्नोलॉजी का नेट प्रॉफिट दिखाने की कोशिश करता हूँ। 2019 से पकड़ लूँ तो नेट प्रॉफिट इनका, अगर हम ओवरऑल देखें, एकदम पूरी पिक्चर देखें भाई लंबे टाइम में, तो वो काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। जैसे 2019 में इनका सेल्स 3000 करोड़ था, जो कि अभी 5000 करोड़ पहुंच चुका है, ठीक है, हाँ ठीक है, डिसेंट है। अब बाद में नेट प्रॉफिट एक टाइम पर 350 करोड़ था, जो कि अभी 647 करोड़ हो चुका है। अगर मैं जब से स्टॉक नहीं चल रहा है तब से मैं इसको पकड़ लूँ, जैसे मान लो कि चलो मार्च से 2023 से पकड़ लेता हूँ, ये शायद नवंबर में कुछ लिस्ट हुआ था, मुझे याद नहीं, शायद हाँ नवंबर में 1 साल हो गया इसको, 1 साल होने वाला अभी, शायद 23 की 24 नवंबर को होता, तो मैं मार्च से ही पकड़ लेता हूँ। तो मार्च 2023 में देखो इनका नेट प्रॉफिट था 624 करोड़, ठीक है। तो आने वाला अगर 2 क्वार्टर अच्छा रहता है, मुझको लगता है आने वाले 2 क्वार्टर कम से कम इनका नेट प्रॉफिट 800-900 करोड़ तक पहुंच जाता है ईयर ऑन ईयर के बेस पे, ये ईयरली, तो इसमें कुछ बड़ी मूवमेंट भी देखने के लिए मिल सकती है। तो आने वाला दो इनका क्वार्टरली रिजल्ट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी आप समझ सकते हो। अब आगे स्टॉक में कुछ दिक्कत नहीं यार, ओवरऑल अगर देखो मैं प्रॉफिट दिखाऊँ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, तो लास्ट 3 ईयर का 42% का रहा है, और सेल्स ग्रोथ दिखाऊँ तो लास्ट 3 ईयर का 29% का रहा है, जो कि काफ़ी उम्दा बोल सकते हो आप। अब बाकी स्टॉक तो नहीं भागा है उतना उस हिसाब से, पर प्रॉफिट ग्रोथ ठीक है, अच्छा हुआ है। वही हाइप में ज़्यादा चल गया है तो रुक जाता है भाई, शांत हो जाता है, वही मेन बात है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। रिज़र्व की बात करूँ तो देखो रिज़र्व है अच्छा खासा रिज़र्व पड़ा है, 3000 करोड़ के आसपास का, कर्जा कुछ भी नहीं है। अच्छे खासे इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करके रखे, 185 करोड़ अदर असिस्ट पे आते, कैश वगैरह भी पड़ा है, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। बाकी इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि डील जो विंस है उनमें इनको दिक्कत आ रही है, डील विंस बहुत कम है, और इनका जो 50% बिजनेस है वो टॉप 3 क्लाइंट से आता है। एक तो इनके खुद घर के ही हो गए, जैसे कि टाटा मोटर्स वगैरह, JLR हो गया, ठीक है, जैगुआर लैंड रोवर हो गया, फिर एक MEVNC करके कोई कंपनी, उधर से भी 23% करके आता है बाहर से। तो देखो ये सब सारी चीज़ें तो भाई एक्चुअली देखा जाए ना, अपने को उतना नहीं यार फोकस करना चाहिए। मतलब अगर मैं डील विन्स वगैरह और इनके जो क्या बोलते कि ये जो डील्स इतना विन मतलब करे, ये सारी चीज़ों पे अगर मैं फोकस करूँ तो वो सारा स्टॉक पहले ही रिएक्ट कर देता है, ठीक है। ये बड़ी चीज़ें देखा जाए ना अपन नहीं कवर कर सकते उतना, ठीक, स्टॉक काफ़ी अच्छा है, बड़े ग्रुप के अंडर आता है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई ज़ीरो हो जाएगा या एकदम बेकार ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि 1400 का भी टच ही नहीं करेगा। देखो टाटा मोटर्स जैसा बेकार फाइनेंशियल जिसका है, मतलब एक टाइम पे 80 रुपये आ गया था, मतलब उनके नेट प्रॉफिट में इतना अप एंड डाउन देखने के लिए मिलता है, वो भाई चल पड़ा, तो फिर ये टाटा टेक्नोलॉजी क्यों नहीं चलेगा, ठीक है।
तो इतना नहीं, मैं इतना नहीं फोकस देता हूँ, क्योंकि देखो मैनेजमेंट इतनी बड़ी है, इतना बड़ा मार्केट कैप है, इतने सीईओ एमडी बैठे हैं, वो कर रहे, डील कर रहे ऊपर, ठीक है, अपने बिजनेस को संभाल रहे। मैं उतना क्यों सर लड़ाने जाऊँ? अपने को 50-60 हज़ार रुपये डाल के 10-20-30% निकालना है, बात ख़त्म करना है, लो से पकड़ के टॉप पे बेचना है, ठीक है, 1000 पे लेके 1400 पे निकल जाना, बस 400 के मार्जिन के लिए मैं इतना मगजमारी क्यों करूँ? अगर मेरे को इतना ही टेंशन पालना होता कि डील्स मिल नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, इससे अच्छा मैं ETF नहीं तो म्यूचुअल फंड में, नहीं तो गोल्ड ETF में पैसा अपना मैं डाल दूँगा, ठीक है, जब इतना सोचना रहेगा। तो इतना एक्चुअली देखो अपने रिटेलर्स को तो नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से जानना चाहिए कि इतना डील्स नहीं मिल रहा है, वो मिल रहा है, और सेल्स में दिक्कत आ रही है, ये सारी बातें जाननी चाहिए, पर उतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अपने हाथ में तो कुछ है नहीं। और अगर ये डील्स बहुत चलो मैं फॉलो भी करता हूँ कि डील्स विन कर रहे तो ही मैं स्टॉक में एंट्री करूँ, तो पहले ही स्टॉक रिएक्ट कर देता है, बड़े लोगों को, अंदर लोगों को अब पहले ही पता चल जाता है कि भाई इसके डील विन होने वाले, तो पहले ही वो भाग जाता है, समझ रहे हो ना। अगर रिजल्ट ख़राब आ रहा है तो स्टॉक 1 महीने पहले से ही गिरना चालू कर देगा, और अगर 1 महीने के बाद इनको कोई डील मिलने वाली रहेगी तो वो अंदरूनी बातें जो बड़े बड़े लोग रहते हैं उनको पहले ही ऑलरेडी पता चल जाती है, या बता देते हैं, या क्या कर देते हो अब मेरे को नहीं पता, पर वो स्टॉक पहले ही रिएक्ट कर देता है, बाद में फिर न्यूज़ निकल के आएगा, वही 5-10% ऊपर चलेगा, ठीक है, ऐसे ही होता है। आप देखो कभी भी कोई मान लो कि इसका प्राइस, सपोज एग्जांपल के लिए इसका प्राइस 1000 रुपये, अभी चल के इसका प्राइस हो जाएगा ना 1800, तो फिर एक न्यूज़ निकल के आएगी कि भाई ये डील विन हुआ है, ठीक है, मतलब चलने के बाद डील विन का न्यूज़ निकल के आएगा कि इतना ऑर्डर मिला है, फिर हो क्या आएगा 1800 पे जब न्यूज़ निकल के आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15-20% 1-2 दिन चलेगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, तो उतना नहीं मैं फोकस करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पहला टाटा, हाँ चार्ट पे भी बात कर लेते हैं टाटा टेक्नोलॉजी के। सेकंड स्टॉक पे भी आता हूँ, कहाँ गया टाटा टेक्नोलॉजी, अरे यार ये नहीं, ट्रेडिंग व्यूज़ ओपन करता है, एक सेकेंड। सेकेंड स्टॉक पे भी बात करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, ये ओपन हो जाए ना एक बार। तो सेकेंड हमारा है, हम क्या बोलते कि एंजल वन के ऊपर बात करने वाले। इसके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि जो दमदार 2 ब्रोकर्स है, वैसे तो देखा जाए ज़ीरोधा और ग्रो ऊपर है, पर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो हाल फिलहाल हम भाई इसके ऊपर ही फोकस करेंगे, एंजल वन के ऊपर। तो एंजल वन एक तो ब्रोकिंग का बिजनेस कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, और प्लस ये आने वाले टाइम में असेस्ट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM बिजनेस में उतरने वाले हैं, ठीक है। इसके वजह से इसको बहुत रडार पे रखना है, क्या बोलते हैं अपना, क्या नाम बोला मैंने, एंजल वन को, ठीक है। तो इसको मैं पहले नीचे कर दूँ, और ये जितने सारे चीज़ है मैं इसको हटा दूँ थोड़ा, ठीक है। हाँ, तो ये देखो, यहाँ पे देखो इसका एक जो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग काफ़ी बना चुका है, वहीं से 2 बार उसने पलटा है, तो एक ये निकल के आता है, किधर गया भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ये बोल सकते हो, ये इसने एक बना लिया, यहाँ से रिवर्स टच भी नहीं किया, रिवर्स हो गया, ये सेकंड भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे मैं क्लोन कर दूँ, क्लोन, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारे, कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़र्क भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है, तो भी मैंने बना दिया, 2 डबल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा ना अपना। तो यहाँ पे देखो, देखा जाए तो ये ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा गिरा हुआ है, तो प्राइस रेंज अगर मैं लगाऊँ और अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो अराउंड ये 26% गिरा हुआ है, ठीक है। मुझको नहीं लगता यहाँ से और गिरेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा गिरेगा तो एक 967, और इसके नीचे नहीं गिरना चाहिए, और नहीं गिरेगा भी नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि जितनी गिरावट होनी थी, जितना इसका दुख दर्द था ओवर वैल्यूएशन का, बहुत टाइम से चला नहीं है, और जितनी इसकी नेगेटिव बातें थी, ये मुझे लग रहा है ये सारे पीरियड में 1 साल में निकल गया रहेगा, ठीक है। ये जो पीरियड देख रहे हो ना, ये पीरियड में निकल गया रहेगा। अब आने वाला समय में बहुत बड़ा तो टारगेट, मतलब जो भी बता रहे, एक आपको एजुकेशनल और स्टडी पर्पस के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। पर आने वाले 1 साल में मैं कुछ ज़्यादा बड़ा, मतलब तूफ़ानी बातें नहीं करूँगा, पर इसका जो एक हाई है ऑल टाइम हाई का, तो मुझे लगता है कि वो तोड़ता हुआ ज़रूर दिखाई देगा, और एक अच्छा खासा हाई लगा के फिर एक ही रेंज में घूमना चालू करेगा, ये दिखाई दे रहा है फ्यूचर हाल फिलहाल के लिए। पर 2 क्वार्टर इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अपकमिंग, ठीक है। बाकी जो करंट लेवल चल रहा है वो भी सही है, बहुत गिर के ये 950 भी आ जाए, जो लो है इसका, लास्ट लो है,
वहाँ भी आ जाए तो ठीक है, पर करंट भी ठीक है, उतना मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ऐसा लग रहा है थोड़ा मार्केट नेगेटिव रहने वाला, तो थोड़ा वेट भी कर सकते स्टॉक में, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमारा हो गया देखो एंजल वन। इसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी, कुछ बताने जैसा नहीं है, मैं क्या ही बताऊं। पर यहाँ पे देखो इसका एक हाई था ये, ठीक है, मैं एक हाई बना दूं, किधर गया, यहाँ पे देखो, अरे यार ये कहाँ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन भाई आजा, ये एक हाई था, ठीक है। तो एक इसका सपोर्ट भी बना दूं क्या मैं, प्राइस रेंज, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके लिए। एक लो यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ, मस्त लो बनाया मैंने, देखा तो अरे यार यहीं पे तो मैंने एक बार एंट्री लिया था तो एक सेकंड में सपोर्ट बना दूँ फिर बात करते। बाकी देखो पहले मैं आपको इसकी देखो आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी, आरओसी वारओसी जो भी है, रिजर्व वगैरह कोई दिक्कत नहीं कंपनी में। और एंजल वन है भाई, मतलब क्या ही बोले। यहाँ पे प्राइस रेंज लगाए, कितना परसेंट गिरा है अराउंड, ये अभी भी अपने हाई से 20% गिरा हुआ है, ठीक है, इजीली 20% दिखाई दे रहा है। अब बात करो इसको क्यों चूज़ किया मैंने, देखो मोतीलाल ओसवाल भी बहुत ख़तरनाक है, AUM बिज़नेस है उनका, इसके वजह से ब्रोकिंग बिज़नेस हटा भी देते हैं, मतलब जो स्टॉक बाय सेल करते वहाँ से ब्रोकिंग मिलता है वो हटा भी देता हूँ, पर वो म्यूचुअल फंड वगैरह इंडस्ट्री में भी जुड़े और आने वाले टाइम में एंजल वन भी जुड़ने वाला है, जिसकी वजह से मैंने इसको चूज़ किया। क्योंकि जैसे ही ये AUM बिज़नेस में उतरेंगे, लोन वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे इन्होंने, इसके ऊपर मैंने बात किया है पहले भी, सर्च करोगे एंजल वन रितेश वर्मा करके आपको मिल जाएगा। तो ये जो लोन और फिर अपना AUM बिज़नेस में उतर रहे, इसके वजह से इनके रेवेन्यू नेट प्रॉफिट में काफ़ी तगड़ा बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से आपको नोटिस किए रहोगे कि मुहूर्त ट्रेडिंग और दिवाली पिक में आपको ये स्टॉक दिखाई रहेगा। मतलब एंजल वन बहुत लोगों ने शेयर किया रहेगा, एंजल वन दिवाली पिक्स करके, ठीक है। इसकी वजह से यही रीज़न है क्योंकि आने वाले बिज़नेस अपना एक्सपांड कर रहे हैं, और बिज़नेस अगर एक्सपांड भी ना करे तो ये ब्रोकिंग बिज़नेस से ही इतना अपने दम पे खड़े अभी तक यहाँ पे, ठीक है। ब्रोकिंग बिज़नेस से इनकी कंडीशन बहुत अच्छी है। तो सोचो जब ये AUM बिज़नेस में उतरेंगे, लोन और भी बहुत सारे हैं, मुझे याद नहीं, PDF अभी मैं खोलने नहीं जाऊँगा, तो सोचो वो सारे जब बिज़नेस ये अपना ओपन करेंगे तब ये कौन से ऊंचाइयों पे दिखाई देगा, ठीक है। तो फ्यूचर के हिसाब से जो अभी चल रहा है ना 3000 बोल सकते हो, वो भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फ्यूचर के हिसाब से वो भी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को 3000 जो अभी करंट चल रहा है। बाकी देखो एक जैसे मैं अभी टाटा टेक्नोलॉजी की बात किया और ये एंजल वन बात किया, तो ये सारे कुछ SIP के हिसाब से नहीं है स्टॉक, ठीक है, ध्यान देना, बात सुनना ध्यान से। SIP नहीं, टू शॉर्ट SIP बोल सकते हो। बाकी आप बोलोगे कि हर मंथ SIP और हर साल, तो मेरे ख्याल से मेरा एक पर्सनल डिसीजन है, ऐसा ये वाले स्टॉक नहीं है मेरे ख्याल से। बाकी SIP भी कर सकते हो, जो है वो आपका एक पर्सनल डिसीजन है। मेरा इसमें कैसा नज़रिया है कि वन शॉट मैंने एक मनी पुट किया, दोनों स्टॉक की बात कर रहा हूँ, और शांत हो गया, ठीक है, भूल गया। अब वेट करूँगा मैं रिज़ल्ट की, अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है फिर टाइम दूंगा, होल्ड रखूँगा। अब बाकी जैसे देखो मैंने मान लो कि वन शॉट इसमें एंजल वन की अब बात बता रहा हूँ, इसमें टू शॉट में कर सकता हूँ। टू शॉट मीन्स कैसा कि मान लो कि वन शॉट में मैंने यहाँ पे 3000 पे एक एंट्री ले लिया अच्छे खासे अमाउंट में। बाद में अगर ये सपोज़ गिरता है, सपोज़ 2500 2600 कुछ लो पे आता है, सपोर्ट पे आता है, तो सेकंड मतलब अच्छा खासा गिरावट रहेगा, कम से कम 15-10% 18% का, ये 3000 के बाद ऐसा अगर गिरावट होता है तो फिर मैं सेकंड शॉट लेने लूँगा, मतलब सेकंड SIP मारूंगा, फिर वही लास्ट रहेगा, फिर वो लास्ट सेकंड रहेगा, बस दो डाल के एक लमसम में बस कहानी ख़त्म करूँगा। उसके बाद फिर बार बार देखने ताकने की ज़रूरत नहीं, फिर उसके बाद छोड़ दूँगा कि एक लंबे समय तक कि इनका जैसे जैसे बिज़नेस ग्रो हो, स्टॉक का प्राइस भी ग्रो हो, मार्केट कैप भी बढ़े, तब मैं टाइम दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ मेरे नज़रिए। टाटा टेक्नोलॉजी में वन शॉट मतलब वन शॉट डाला, कहानी ख़त्म किया। एंजल वन में टू शॉट रख सकता हो, जैसे 3000 पे एक मारा एंट्री, दूसरा मान लो सपोज 2700 पे आता है, 2791 2700 2750 ये लो बना था, इस लो पे आता है, मतलब वापस 10-12% टूटता है ये 3000 से, ठीक है, 10 12 15 16 20%, तो फिर मैं सेकंड शॉट लूँगा सीधा, मतलब सेकंड SIP, बस कहानी ख़त्म, दो मार के कहानी ख़त्म, अच्छा खासा मारूंगा लमसम कि नेक्स्ट SIP करने की ज़रूरत नहीं रही है, ऐसा कुछ मैं करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, ऐसा रहना चाहिए इसमें, बाकी आप अपने नज़रिए से भी कर सकते हो। तो ये था दो स्टॉक, काफ़ी तगड़े हैं, काफ़ी अच्छे हैं, पर फर्स्ट में बोल सकते हो
प्रायोरिटी मतलब वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में पता नहीं, मतलब पहली चॉइस क्या रहेगी, तो वो पहला एंजल वन रहेगा और दूसरा मेरा टाटा टेक्नोलॉजी रहेगा, ठीक है। क्योंकि टेक में बहुत है, ब्रोकिंग का बिजनेस बहुत खतरनाक है। 365 दिन जब तक स्टॉक मार्केट तब तक एंजल वन, अरे भाई मतलब म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में भी उतरने वाले हैं और मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। अब ब्रोकिंग, स्टॉक मार्केट, एसआईपी, ब्रोकरेज, ये सारी बातें हैं ना जो कभी नहीं ख़त्म होने वाली है, ठीक है। ये ख़त्म मतलब मार्केट ख़त्म मतलब सभी ख़त्म लगभग। तो बीएससी कभी बंद नहीं, एनएससी कभी बंद नहीं होगा। तो जब तक इनका बिजनेस चमक रहा है, सीडीएसएल का जब तक बिजनेस चमक रहा है, जब तक वो डिपॉजिटरी में शेयर आते रहेंगे तब तक इनका बिजनेस उभरता ही चलता ही रहेगा। तो इसके लिए एंजल वन फर्स्ट, फिर सेकंड टाटा टेक्नोलॉजी आता है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी मैंने आपको अभी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का बहुत 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 ध्यान देना।